Guys, welcome back to my YouTube channel. In this detailed video I am going to tell you about the Vygotsky theory। और ये थेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके अंदर नंबर ऑफ़ शॉर्ट बनते हैं, ज़्यादातर शॉर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि शॉर्ट के लिए हमें एक प्रिसाइज लिखना पड़ता है, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हम अपनी थेरी को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि विगॉट्स्की की ओवरऑल थेरी किस चीज़ पे एम्फेसाइज़ करती है, किस चीज़ पे बेस है। इसने अपनी थेरी 1962 में दी थी और ये थेरी जो है ये एम्फेसाइज़ करती है कि चिल्ड्रंस जो हैं, आपको पता है बच्चे बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को एज़ कम्पेयर टू अगर हम ओल्डर अडल्ट्स को देखें। यही आपने पहली लाइन बनानी है कि जो बच्चे हैं Vygotsky theory emphasized that children actively construct their knowledge and understanding। अब आप यहाँ से ये वाला पॉइंट लेंगे कि Vygotsky theory के अंदर जो है वो चिल्ड्रन है वो सोशल क्रीचर्स ज़्यादा समझे जाते हैं। वैसे भी ये सोशो कॉन्टेक्स्ट डेवलपमेंट है, सोशो इमोशनल थेरी भी कहलाती है। तो इसके अंदर आप ये बताएंगे कि जो होते हैं कि प्राइमरी वेज ऑफ डेवलपमेंट है वो सोशल इन्वायरमेंट होता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है और यही है इसके अंदर। अब आपके अगर ये आ गया शॉर्ट में तो हम डिफरेंस जो है ना पॉइंट, वो काफ़ी अच्छी हेडिंग बनी हुई तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो है ना मैंने हेडिंग्स बनाई हुई है, ये शॉर्ट इंपॉर्टेंट है तो आपने इसके मुताबिक ही लिखनी है हेडिंग्स। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर अपर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो है मैं पहले उर्दू में बता देती हूँ, फिर आपको इंग्लिश में बताती हूँ। इसके अंदर हम वो टास्क, वो डिफ़िकल्टीज़ को डिस्कस करते हैं जो कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो दूसरों की मदद के बगैर, मतलब अपने से जो बड़े हैं उनकी मदद के बगैर जो है वो हासिल नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते। ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब हम इसका पढ़ लेते हैं, ये वाली जो साइड हमारे पास नोट बना उससे। Vygotsky टर्म फॉर टास्क दैट आर टू डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू मास्टर अलोन but can be mastered with assistance of adults or more skilled children। ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यही इसकी डेफिनेशन है। अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को देख लेते हैं। अब अपर लिमिट से लोअर लिमिट हमने डिस्कस करनी है तो उसके लिए ये जो साइड बॉक्स है ये बेस्ट है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमा सेंटर में। अपर लिमिट के अंदर पहले मैं जैसे मैं हमेशा बताती हूँ उर्दू में आसान करके, ताकि फिर आपको वर्डिंग ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाती है। अपर लिमिट के अंदर वो चीज़ें आती है, ऊपर है ना, जो हम दूसरों की मदद के बगैर, मतलब अपने से बड़े या मोर स्किल्ड पर्सन्स या टीचर्स या इंडिविजुअल्स ऐसे जो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमसे ज़्यादा कैपेबल है, उनके बगैर नहीं कर सकते, वो एक्शंस अपर लिमिट में जाते हैं। और ऑन द अदर हैंड लोअर लिमिट में वो होते हैं जो बच्चे खुद इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकते हैं, वो एक्शंस या वो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ये वर्डिंग देख लेते हैं, अब आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। लेवल ऑफ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइल्ड कैन एक्सेप्ट विद असिस्टेंस ऑफ एन एबल इंस्ट्रक्टर। ठीक है, समझ आ गई कि ये वो है एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो लेवल है जो कि चाइल्ड एक्सेप्ट करते हैं। असिस्टेंस का मतलब होता है मदद, ठीक है, कोई असिस्ट करे, कोई मदद करे। ऑफ एन एबल इंस्ट्रक्टर, इनके बगैर नहीं कर सकते। अब इसको आपको मज़ीद अच्छी तरीके से हम समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिखी हुई, ईटिंग और ड्राइंग अ लाइन। अब खाने के लिए जो है ना वो आपको पता है जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको अपने पेरेंट्स की या फिर जो बड़े होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। और ड्राइंग अ लाइन, अब लाइन को सही तरीके से ड्रॉ नहीं करते, पहले वो हाथ पकड़ के जो है ना टीचर्स या जो उनके ब्रदर एंड सिस्टर्स होते हैं वो उनको करवा लेते हैं। तो ये अपर लिमिट में जाता है जो वो खुद परफॉर्म नहीं कर सकते। लोअर लिमिट में वो आता है जो खुद परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग रीच्ड ऑन दीज टास्क बाय चाइल्ड वर्किंग अलोन। अब यहाँ पे स्पून होल्डिंग, अब बच्चे खुद स्पून होल्ड कर सकते हैं और पेंसिल भी खुद होल्ड कर सकते हैं, तो ये इसकी एग्जांपल में आता है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिस्कस होगी। अब हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग करना, उसके साथ हमारे पास जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट डिस्कस हो जाएगी। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग जो इसको ज़्यादा इन्हेंस करते हैं इस एबिलिटी को, वो ये हैं: बेटर इमोशन रेगुलेशन, सिक्योर अटैचमेंट, एब्सेंस ऑफ मैटरनल डिप्रेशंस एंड चाइल्ड कॉम्प्लाइंस। ये जो है ये 4 फैक्टर्स है, ये आपने एज इट इज़ याद करने हैं। और इसी के साथ हमारे पास जो है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD वो हो चुका है, डन। अब स्केप फोल्डिंग, अब मैं इसको दोबारा एक शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर वो एक्शंस आते हैं जो कि बच्चे जो हैं उनको दूसरों की ज़रूरत पड़ती है उनको परफॉर्म करने में, मतलब मुश्किल एक्शन स्केप फोल्डिंग में। अब ये देख लेते हैं डेफिनेशन। स्कैफोल्डिंग मीन्स चेंजिंग द लेवल ऑफ सपोर्ट, ये भी हो सकता है, और प्रोवाइड असिस्टेंट एज पर नीड, कि आपने क्या करना है,
वो स्कैफोल्डिंग में चीज़ें आ जाएंगी जो कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो बच्चों के मुताबिक, उनकी मेंटालिटी, उनकी जोन और प्रॉक्सिमल के मुताबिक अपनी अप्रोच को चेंज करेंगे। ठीक है, अगर बच्चे जो है वो ज़्यादा वीक है तो उन पे ज़्यादा एम्फेसाइज़ करेंगे, अगर बच्चे जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है उन पे कम एम्फेसाइज़ करेंगे, उनको कम इंस्ट्रक्शंस देंगे। सो इसके फोल्डिंग में आता है। इसके अंदर हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, इसके करेक्टरिस्टिक्स है वो और इसके बेनिफिट है वो डिस्कस करेंगे। अब डेफिनेशन में दोबारा बता देती हूँ। स्कैफोल्डिंग means those tasks which provide assistance as per need or changing the level of support, ये स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डिस्कस करने हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स। अब करेक्टरिस्टिक्स में हम यहाँ से देखेंगे कि व्हेन अ स्टूडेंट इज़ लर्निंग अ न्यू टास्क द स्किल पर्सन मे यूज़ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस एज द स्टूडेंट्स कम्पिटेंस इंक्रीजेज लेस गाइडेंस इज गिवन। आप एग्जाम्पल के तौर पर भी ये लिख सकते हैं और इसको करेक्टरिस्टिक्स में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, दोनों ही ठीक है। अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स जो हैं, जो मोर स्किल पर्सनस हैं, यहाँ पे टीचर्स मोर स्किल पर्सन का मतलब है वो पहले ये देखेंगे कि न्यू टास्क करने में उस बच्चे का मेंटालिटी लेवल क्या। अगर उसको आसानी होगी तो वो जो है वो टास्क को मुश्किल कर देंगे और गाइडेंस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं देंगे। अगर मुश्किल होगी तो वो गाइडेंस ज़्यादा देंगे। ये है विकॉर्डसे की थ्योरी के एग्जाम्पल या आप करेक्टरिस्टिक कर लें। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि इससे जो है वो इंगेजमेंट होती है, डायरेक्ट एक्सप्लोरेशन होती है और फैसिलिटेट सेंस मेकिंग सच एज गाइडेड प्ले, इम्प्रूव्ड 4 to 5 years ओल्ड चिल्ड्रन एक्विजिशन ऑफ ज्योमेट्रिक नॉलेज। अब हम सारा कुछ ये नॉलेज गेन करने के लिए कर रहे हैं ना। सो बेनिफिट्स के फोल्डिंग का ये होता है कि जो इंडिविजुअल्स है वो ज़्यादा इंगेजमेंट के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, इंगेज ज़्यादा होते हैं, टीचर भी ज़्यादा इंगेज हो रहा था और बच्चे भी। डायरेक्ट एक्सप्लोरेशन हो रही होती है, टीचर के भी डायरेक्ट उस पर एक्सप्लोर करता है बच्चे को और बच्चा अपने काम को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर रहा होता है। सेंस मेकिंग का यहाँ मतलब है कि गाइडेड प्ले हो रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये होता है 4 से 5 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, एक्विजिशन का मतलब होता है हसूल और ज्योमेट्रिक नॉलेज जो है वो हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाती है। अब जो है ना विकॉर्डसे ने लैंग्वेज और थॉट के जो है ना ये इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहा है। अब हम ये देख लेते हैं और इसके अंदर प्राइवेट स्पीच भी हम देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए टर्म है। अब विकॉर्डसे जो है ना वो जो सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करता है इस थ्योरी में वो ZPD या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और लैंग्वेज पे है। वो कहता है कि लैंग्वेज जो है ये हमारे पास मेन वे है कम्युनिकेशन का, लैंग्वेज के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। थिंकिंग का प्रोसेस भी लैंग्वेज पे बेस करता है, विकॉर्डसे ये कहता है। इसके अंदर जो है वो हम टर्म प्राइवेट स्पीच देखेंगे। यूज़ ऑफ लैंग्वेज फॉर सेल्फ रेगुलेशन इज़ कॉल्ड प्राइवेट स्पीच। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है तो आपने करना है। इसके साथ मैं आपको हमेशा के बताती हूँ कि 2 नंबर को या 3 नंबर को सेटिस्फाई करने के लिए आपको जो है मैं साथ अब तरीका भी बताती हूँ आपने किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह पेपर पे राइट करना है, किसको डाटा को किस तरह अप्रोप्रिएट वे में प्रेजेंट करना है। सो आपको 1 नंबर तो होगा चलो डेफिनेशन का। इसके साथ आपको 2 से 3 पॉइंट या 1 से कम 2 पॉइंट लिखे होंगे बुलेट फॉर्म में, ताकि जो है ना वो एग्जामिनर आपको अच्छे तरीके से नंबर दे और वो खुश भी होंगे इस बच्चों का अप्रोप्रिएट नॉलेज और इतनी अकल है कि ये डाटा के मुताबिक अपना नंबर्स के मुताबिक अपने डाटा को अरेंज करता है। सो ऐसी नॉलेज जो कि सेल्फ के लिए यूज़ होती है, सेल्फ रेगुलेशन के लिए, उसको हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। और पियाजेस कहता है प्राइवेट स्पीच ईगोसेंट्रिज्म और इमेच्योरिटी। अब आप प्राइवेट स्पीच की यहाँ करेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं कि हेडिंग दे के, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि भाई इसको नॉलेज है, इसको अकल है कि नंबर्स के मुताबिक अपने डाटा को अरेंज करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि नंबर्स के मुताबिक डाटा को अरेंज करना। अब मैंने जैसा आपको बताया कि शॉर्ट में तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, द यूज़ ऑफ लैंग्वेज फॉर सेल्फ रेगुलेशन इज कॉल्ड प्राइवेट स्पीच। और इसके बाद आपने ये देखनी है कि प्राइवेट स्पीच के क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। प्राइवेट स्पीच बुलेट फॉर्म में लिखना ईगोसेंट्रिज्म होती है और इमेच्योर होती है, बट इंपॉर्टेंस लिखना है। बट विकॉर्डसे की थ्योरी में अब आप 3 हेडिंग्स बना सकते हैं। अगर 3 नंबर का डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स और इम्पॉर्टेंस जो है विकॉर्डसे की थ्योरी में लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो ये कहता है कि अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो बंदा सही तरीके से सोच नहीं पाएगा, ये इतनी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब आप ये भी देख सकते हैं इन विकॉर्डसे व्यूज़ व्हेन यंग चिल्ड्रन टॉक टू देमसेल्व्स दे आर using language to govern their behavior and guide themselves. For example, a child working on a puzzle might say to herself, which piece should I put together first? या फिर I will try those green ones first. Now I need some blue ones. No, that blue ones does not fit there. I will try it over here. So ये जो है ना ये प्राइवेट स्पीच की जो सेल्फ रेगुलेशन के लिए जो है ना जो बच्चा खुद से बातें कर रहा है उसकी एक आप
एक्सप्लेनेशन के तौर पे भी लिख सकता है, और इसको सेल्फ टॉक भी कहते हैं। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अब जो है ना, ये विकॉट्से की थ्योरी में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं कहूँ जो अलहदा लॉन्ग बन सकता है वो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ है, और अलहदा शॉर्ट भी बन सकता है। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं। अब ये हम देख लेते हैं कि ये स्पीच क्या कह रही है। सबसे पहले है असेस द चाइल्ड ZPD, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब आपको ये पता है चाइल्ड का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, पता है ना आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में बता दें कि मुझे चाइल्ड का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। अगर मैं बताऊंगी चाइल्ड का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, कि चाइल्ड वो एक्शंस जो वो किसी की मदद के बगैर परफॉर्म ना कर सके, उन एक्शंस या उन टास्क को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्लासीफाई करते हैं। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इसके अंदर यही है कि जो कंपैरिजन किया विकॉट्से और पियाजेस की थ्योरी का, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। एक और मैं वीडियो बना दूँगी जहाँ पर मैं पियाजेस की पूरी थ्योरी का ओवरव्यू दूँगी। अभी विकॉट्से की थ्योरी का पूरी थ्योरी का ओवरव्यू आपको मिलेगा, और अभी इसकी अगली वीडियो में आपको इन दोनों थ्योरी का डिफरेंस भी मिल जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि क्या होता है कि जो पियाजेस और विकॉट्से की थ्योरी, अब जो पियाजेस की थ्योरी आपको पता है वो स्टेजेस पे डिपेंड है, उसमें टेस्ट होते हैं। जैसे हमने कल ही पढ़ा है प्री ऑपरेशन में कि कौन सा टेस्ट होता है, वो ट्री वाला टेस्ट हमने देखा है। फिर वो जो मैथ्स के अंदर कंजर्वेशन के लिहाज से मैंने आपको टेस्ट बताया। फिर उसके अलावा जो है मैंने माउंटेन वाला आपको टेस्ट बताया। तो वहाँ पे क्या है, फॉर्मल और स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। जबकि विकॉट्से कहते हैं कि हम अगर चाइल्ड की लर्निंग को असेस करें तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम टेस्ट के ज़रिए असेस करें, बल्कि हम जो है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के ज़रिए जो है ना चाइल्ड की लर्निंग लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, The skilled helper presents the child with task of varying difficulty to determine the best level at which to begin instructions। अब ये पहला पॉइंट ये है कि हमने बच्चों को इंस्ट्रक्शन कैसे देनी पड़नी है। सो पियाजेस की थ्योरी में तो टेस्ट है, लेकिन विकॉट्से कहते हैं हमें टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं। हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के ज़रिए ही ये फाइंड कर सकते हैं कि कब हमने कौन से लेवल पर चिल्ड्रन को इंस्ट्रक्शन देना शुरू करनी है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है, असेस द चाइल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दूसरा ये यूज़ द चिल्ड्रन ये चाइल्ड ZPD इन टीचिंग। अब हमें पता चल गया कि इसका ये है, ये क्लास की मेजॉरिटी और इसका इतना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। इस लेवल पे अगर हम बताएं तो इनको समझ आ जाती है। अब उसको इम्प्लीमेंट टीचिंग किस तरह करते हैं, अब ये यहाँ पे टीचर्स का सारा रोल बताया गया है। ठीक है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ टीचिंग लिहाज से कि जो है ना टीचर्स क्या करें, टीचर्स अपर जोन की अपर लिमिट जो है उसके मुताबिक जो है ना स्टार्ट करें। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, मैं पहले बता चुकी है, अब मैं नहीं बताऊँगी। इसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि जोन की अपर लिमिट के अंदर क्या होता है। ठीक है, और साथ जो मैंने एग्जांपल खुद आपको बताई है समझने के लिए, कॉन्सेप्ट देने के लिए, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। सो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने टीचिंग में इम्प्लीमेंट करना है ZPD, तो आपको चाइल्ड की तो आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल लिमिट से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर वो हाई लेवल पर जाएगा बच्चा। ठीक है ना, आपने क्या करना है, उसको उससे पूछे बगैर असिस्टेंट नहीं देना। आपने पहले कहना है व्हाट कैन आई हेल्प यू और हाउ कैन आई हेल्प यू, आपने ये बताना है। आपने फिर दूसरा ये प्रोसीजर मैंने हेडिंग दी है कि आपने क्या कहना है, पूछना है। फिर दूसरे पे आपने क्या कहना है, आपने ऑब्ज़र्व करना है चाइल्ड के इंटेंशंस और अटेम्प्ट्स, और फिर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना अगर वो उनको ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, ज़रूरत के बगैर आप सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे इस प्रोसीजर के मुताबिक। फिर अगर बच्चा हेजिटेट करा पूछने में या उसको कोई क्वेश्चन भूल गया तो आपने उसको इनकरेज करना है। अब ये 3 लाइनें ना रिलेटेड है लास्ट वर्ड से, तो आपको अभी याद हो जाएंगी लाइन्स। ठीक है, बस गौर से सुनिए कि आपने करने के बच्चे जो है वो हेजिटेट हो रहेंगे तो आपने इंकरेजमेंट देनी है। जब आप इंकरेजमेंट देंगे तो किस चीज़ पे इंकरेजमेंट देंगे, कि वो उस स्किल को प्रैक्टिस करे जो उनसे नहीं हो रही। ठीक है, अब मैं दोबारा बताती हूँ, प्रोसीजर इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलहदा शॉर्ट भी आ सकता है। सबसे पहले आपने पूछना कि हाउ कैन आई हेल्प यू बेटा, या हाउ कैन आई हेल्प यू चाइल्ड। ठीक है, आपने इस तरह फ्रेंडली एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने दूसरा पॉइंट क्या करना है, आपने उसको ऑब्ज़र्व करना है। अगर वो नहीं, उससे कोई मुश्किल हो रही है, उसकी इंटेंशंस और उसकी जो है अटैम्प्ट्स को ऑब्ज़र्व करना है, और फिर आपने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है अगर ज़रूरत पड़े तो। दूसरी बात, अगर वो हेजिटेट कर रहा है बच्चा कि मेरा जो है ना वो एक इम्प्रेशन ख़राब हो जाएगा, तो आपने उसको इनकरेज करना है, ना कि उसको बेइज्जत करना है। टीचिंग के मेथड्स बता रहे हैं ना। इनकरेज करने के बाद किस चीज़ पे इनकरेज करें, कि वो स्किल को प्रैक्टिस करें।
जब वो स्किल को प्रैक्टिस करेगा तो आपने जो है ना उसको सपोर्ट करना है, इनकरेज करना है, अप्रिशिएट करना है। और अगर वो भूल रहा है कुछ चीज़ तो आपने उसको डांटना नहीं है, बल्कि उस वहाँ पे भी आपने इसको सपोर्ट करना है। तो ये इसके प्रोसीजर आती है और यही है यूज़ द चाइल्ड ZPD इन टीचिंग। अब यहाँ है यूज़ मोर स्किल्ड पीयर्स एट एज टीचर्स। अब पीयर्स का मतलब होता है हम मर्तबा। अब यहाँ पे ये आएगा कि टीचर्स भी एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है और चाइल्ड की कॉग्निटिव डेवलपमेंट करती है, सोशल इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ आती है वो ये आती है कि अगर बच्चे जो है टीचर से सीख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वो भी चीज़ें होती हैं, ऐसी सपोर्ट या ऐसी गाइडेंस भी होती है जो उनको मोर स्किल्ड चिल्ड्रन से मिल रही हो। बाज़ औक़ात बच्चे अपने जो है ना टीचर से क्वेश्चन करते वक्त हेजिटेट करते हैं, लेकिन अगर उनकी फ्रेंड लाइक है, इस काबिल है, तो आपने ये नोट किया होगा कि जो है ना वो इंडिविजुअल्स अपनी दोस्त से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो ये भी टीचिंग के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आपके जो साथ फ्रेंड है या कोई सीनियर है वो अच्छे तरीके से स्किल्ड है, आपको अच्छे तरीके से उसकी समझ आती है, तो वो भी टीचिंग के लिए अच्छा है। तो ये थर्ड पॉइंट था। अब फोर्थ पॉइंट है कि आपने मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में इंस्ट्रक्शंस देनी है। इंस्ट्रक्शंस तो देनी है, लेकिन किस में देनी है? मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में। इसके ना ये है कि एजुकेशन जो है ना वो आजकल की जो एजुकेशन है, आपको पता है कि रटी रटाई एजुकेशन है, ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर मैं टॉपिक से थोड़ा हट के बोलूँ कि फैक्ट है, रटी रटाई है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे इतना फोकस नहीं हो रहा। मैथ्स के हम फार्मूलाज तो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता इनकी इम्प्लीकेशन क्या है। जैसे a+b विच इज़ इक्वल्स टू a² + 2ab+b², हमें नहीं पता ये कहाँ सॉल्व हो रहा है, हम क्यों पढ़ें, ठीक है। तो हमारा यही शुरू से सिस्टम पाकिस्तान में या इंडिया में या एशियन कंट्रीज़ में यही सिस्टम चल रहा है और चलता रहेगा। लेकिन रिकॉर्ड से ये कहता है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा कंट्री है जहाँ पे यही सिस्टम जो है ना वो इम्प्लीमेंट होता है कि मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, एप्लीकेशंस बेस्ड स्टडी होती है। लेकिन यहाँ पे एशिया में तो नहीं होता, तो हम उसके मुताबिक जो है ना रिकॉर्ड्स ने ये कहा था कि हमें जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंटेशन और मटेरियल्स पे फोकस करना चाहिए। हमें जो है रियल वर्ल्ड सेटिंग के साथ रिलेशन डेवलप करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो एक्सपीरियंस करें, एक्सप्लोर करें। अब यहाँ पे एग्जांपल दी है, rather than just memorizing maths formula, student work on maths problem with real world implications। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ क्योंकि आपको ये मुश्किल लगेगा कि मैथ्स की प्रॉब्लम को हम रियल वर्ल्ड में कब करते हैं। अब आपको पता है सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन पता है ना, ये आती है बेसिक अर्थमेटिक में। और ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर मैं एप्लीकेशन बताऊँ तो ये बजट के अंदर, बजट बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो हर कंट्री में ही बनता है। एक होता है ना कुछ बजट बनता है कि ये इतने खर्चे होंगे, इतनी एक्सपेंसिव है और ये हमारे पास प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ये सारा कुछ वो बजट के अंदर ना मैथ्स का यूज़ होता है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, फार्मूलाज यूज़ होता है, अर्थमेटिक मीन यूज़ होता है, ठीक है ना। आपको पता है कि सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जो टर्म्स होती हैं वो होता है। तो यहाँ पे मैथ्स का अर्थमेटिक मीन्स है जो बजट के अंदर इंप्लीमेंट होता है। इसके साथ स्टैटिस्टिक्स है जो हम साइकोलॉजी में भी आगे जाके पढ़ेंगे, तो वो कहाँ था, मार्केटिंग के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफ्स बनाना है तो हमने एक जो रफ स्टैटिस्टिक्स, एक रफ रिजल्ट निकालना होता है विद एम्पिरिकल एविडेंस के साथ स्टैटिस्टिक्स में निकालते हैं। तो ये भी मैथ्स के अंदर ही आता है ना। तो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई कि हम उस तरह जो है ना हमें बच्चों को सिखाना चाहिए बचपन से। ये तो अभी आपको पता चल रहा होगा कि ये मैथ्स के कौन कौन से हम चैप्टर्स पढ़ते हैं, उनकी कहाँ कहाँ एक्सप्लेनेशन है। ये मैंने बस एक ऐसे ही ना एडिशनल नॉलेज के तौर पे दी है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आपको बड़ा मसला होता है ना बच्चों को कहने में कि क्वेश्चंस अक्सर पूछते हैं कि मैम जब tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा, हमारी डेली लाइफ में इसकी कहाँ इम्प्लीकेशन है। तो इसकी भी इम्प्लीकेशन है, कहाँ पे है, साइंटिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं ये साइन कॉज और टैन थीटा, कोसिकेंट थीटा, ये कहाँ यूज़ करते हैं, जब साइंटिस्ट यूज़ करते हैं तब यूज़ करते हैं जब हम रॉकेट ऊपर भेजते हैं, खला में, यूनिवर्स में भेजते हैं, तो सर्टन एंगल्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ऐवी तो नहीं ना जलाया अगर रॉकेट ऊपर चले गया रॉकेट, नहीं, सर्टन एंगल्स बनाने पड़ते हैं, किस ऑर्बिट में भेजना, तो वो उनको उसके मुताबिक कैलकुलेशन करके एंगल्स को जस्टिफाई करके फिर वो ऑर्बिट में भेजते हैं ताकि एक सक्सेसफुल तौर पे जो रॉकेट है वो यूनिवर्स में जाए, अपनी जो उन्होंने लोकेशन पे भेजना था वहाँ पे। इसके अलावा जब हम कहते हैं ज्योमेट्री, प्रकार क्यों हम यूज़ करें, सर्कल्स क्यों बनाएं, इसके भी इम्प्लीकेशंस होती हैं और ये आर्किटेक्चर्स और इंजीनियर्स करते हैं ये इम्प्लीकेशन ज्योमेट्री। सो ये थोड़ा सा एडिशनल था और मुझे आई होप सो कि आपको समझ भी आ गया कि मैथ्स की बहुत ज़्यादा जो है ना रियल वर्ल्ड के अंदर एप्लीकेशन है। हम एवी ही नहीं पढ़ लेते, तो अच्छे तरीके से दिल लगा के पढ़ा करें मैथ्स को। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लासरूम, ये एडिशनल शॉर्ट है, ये बहुत ज़्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है।
अब अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको अभी याद हो जाएगा, ठीक है ना। मेरी वीडियोस ऐसी होती है कि मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को अभी वीडियो में याद हो जाए, और साथ नोट्स भी ज़रूर बनाया करें ताकि अच्छे तरीके से, मज़ीद अच्छे तरीके से हो जाए। अब ZPD का मतलब क्या होता है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है विकॉर्ड्से की जो है ना ये थेरी, इसके मुताबिक एक क्लासरूम बना हुआ है। और आप लोगों को पता है कि वो क्लासरूम कहाँ बना हुआ है? ये यहाँ पे कमहला और एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम कीप में बना हुआ है, ठीक है। आप इसको कीप कह सकते हैं, मैं कीप ही कहूँगी, ठीक है, इन शॉर्ट में। और ये कहाँ पे प्रोग्राम बना हुआ है? हवाई में बना हुआ है, जहाँ पे विकॉर्ड्से की थ्योरी के मुताबिक उन्होंने एक ऐसा क्लासरूम डेवलप किया, एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है जो कि इसकी थ्योरी पे बेस है। तो यहाँ पे जो है ना आपको पता है कि विकॉर्ड्से की थ्योरी में ये वही सारी है, बहुत ज़्यादा आसान है, आप बस इसको देख लें, इंपॉर्टेंट भी है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। फिर दूसरा ये है कि चाइल्ड को एग्जांपल दे दें कि चिल्ड्रन को जो है ना एक स्टोरी बताई जाती है या वो पढ़ते हैं, फिर उसके इंटरप्रेट, वो मीनिंग खुद करते हैं, उस मीनिंग को खुद इंटरप्रेट करते हैं, खुद राइट डाउन करते हैं, और ये होती है ग्रुप फॉर्म में। अब ये एडिशनल बात आपने याद रखनी है, 3 पॉइंट्स में दोबारा रिपीट करती हूँ और आप मेरे साथ साथ रिपीट करें कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट है। फिर दूसरा ये बात है कि स्टोरी, ठीक है ना, स्टोरी बच्चों को सुनाई जाती है, या बच्चे स्टोरी पढ़ते हैं और उसको खुद इंटरप्रेट करते हैं, मीनिंग का, इंटरप्रेट का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, उसके मीनिंग को खुद अंडरस्टैंड करते हैं। फिर दूसरा स्मॉल ग्रुप्स में ये सारी एक्टिविटीज़, लर्निंग एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाई जाती है। 3 पॉइंट्स याद हो गए, अब हम अगले 3 पॉइंट्स याद कर लेते हैं। सुबह सुबह, अब आपने सुना होगा कि सुबह सुबह याद करना चाहिए, सुबह सुबह याद करना बड़ा अच्छा होता है। सो यही है, विकॉर्ड्से के अंदर ही ये थ्योरी के अंदर है कि सुबह सुबह याद करना अच्छा होता है। और वो क्या करते हैं चिल्ड्रन, ग्रुप फॉर्म में 20 मिनट तक हर सुबह जो है एक सेटिंग में जाते हैं जिसको सेंटर 1 कहा जाता है, वहाँ पे ये अच्छे तरीके से याद करते हैं, मेमोराइज़ करते हैं अपनी चीज़ों को। अब स्कैफोल्डिंग का मतलब भी आपको पता है कि ऐसी असिस्टेंट के मुताबिक जो है ना वो आपने इंस्ट्रक्शंस को अरेंज करना है। सो स्कैफोल्डिंग जो है ना वो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर चाइल्ड की जो लिटरेसी स्किल्स है उसको इम्प्रूव करती है। और अब हम तीसरा पॉइंट करते हैं, फिर मैं ये 3 पॉइंट आपको याद कराऊंगी दोबारा, ठीक है। द इंस्ट्रक्टर आस्क क्वेश्चन, रिस्पॉन्ड टू चाइल्ड क्यूरीज एंड बिल्ड ऑन द आइडियाज दैट स्टूडेंट जनरेट। अब 3 पॉइंट मैंने पहले याद करा दिए 2 बार, अब मैं ये बता देती हूँ दोबारा कि रोज़ सुबह 20 मिनट बच्चे क्या करते हैं, एक सेटिंग में जाते हैं जिसको सेंटर 1 कही जाती है। इसके फोल्डिंग यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में वो सीखते हैं, जिससे उनका लिटरेसी स्किल्स जो है वो ज़्यादा अच्छी इंप्रूव होती है, बेहतर तरीके से। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, सेंटर 1 के अंदर क्वेश्चंस बच्चों से पूछते हैं, बच्चों के क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करते हैं और एक अच्छा आइडिया जो है ना वो जनरेट करते हैं बच्चों के लिहाज से। अब जो है ना ये वीडियो काफ़ी हद तक लंबी बन चुकी है, लेकिन क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा क्रिटिकल भी है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। इवेल्युएटिंग करते हैं विकॉर्ड्से की थ्योरी को। इसके अंदर जो है ना इन सबको मैं आपको वैसे बता देती हूँ, आप खुद पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। सो मैं जो हूँ ना, जो इंपॉर्टेंट और मेन कॉन्सेप्ट है वो दे देती हूँ यहाँ पे। अब आपने 2 चीज़ों पे मेन फोकस करना है, इवेल्युएटिंग। सबसे पहले ये पियाजेस की और जो है ना विकॉर्ड्से की थ्योरी एक साथ आई थी, लेकिन पियाजेस की थ्योरी को ज़्यादा फेम मिल गया। क्यों ज़्यादा फेम मिला? क्योंकि जो पियाजेस है उसकी थ्योरी के अंदर एज है, ठीक है, सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स है। अब आपने यहाँ पे देखा, यहाँ एज का जिक्र नहीं हुआ। आगे हम क्रिटिसिज्म में देखेंगे, बड़ा क्रिटिसिज्म इस पर भी हुआ, इसलिए बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं हुई थी, लेकिन ये बात नहीं कि बिल्कुल नाकारा थी, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे पॉइंट थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना पियाजेस कह रहा है प्राइवेट स्पीच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज की डेवलपमेंट में, थिंकिंग में। सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच इसने दी, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी सोशल कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से ये थ्योरी है। सो इसने जो कहा है वो ये कहा है कि हम सोशल कॉन्टेक्स्ट में बहुत कुछ सीखते हैं, एम्फेसाइज इसने किया, इंपॉर्टेंस जाहिर किया कि सोशल कॉन्टेक्स्ट लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं सोशल इंट्रैक्शंस के ज़रिए। तो दिखा दूँ कि ये वो काम है, उन्होंने काम भी बताया हुआ है कि जो सेंटर 1 में जाके करते थे, और क्लासरूम जो बनाया गया था वो ये है कि बच्चों को स्टोरी सुनाई गई और उन्होंने इस तरह करके लिखी, उसको इंटरप्रेट अपनी तरीके से किया, ये कुछ डायग्राम्स बनाई, स्क्रिबल डिज़ाइंस बनाए, और ये भी जो है ना सब में आता है, ठीक है। अब हम इसके क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कि बच्चों मैं जो ना ये वाला अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगी, लेकिन क्रिटिसिज्म हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। क्रिटिसिज्म में 4 पॉइंट आता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पियाजेस की थ्योरी एज रिलेटेड है, ये एज रिलेटेड नहीं है। इसने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया लैंग्वेज पे, थिंकिंग में, ये भी एक क्रिटिसिज्म है, ओवर एम्फेसाइज़ किया। फिर दूसरा, इसने कॉग्निटिव डेवलपमेंटल के बारे में इतनी बात नहीं की, इसने सिर्फ सोशल इमोशनल कैपेबिलिटीज़ को डिस्कस किया, वो भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं डिस्कस किया क्योंकि एज नहीं इसने बताई, सही तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दी। और चौथा पॉइंट ये आ जाता है कि जो इसने एम्फेसाइज़ के कोलैबोरेशन और गाइडेंस पे, वो इसका पिटफॉल है।
ये 4 क्रिटिसिज्म आपने उनको लर्न बाय हार्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये वाला जो है ना टेबल पढ़ाऊँगी, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और पूरी थ्योरी का निचोड़ आप समझे कंक्लूजन है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। और मैंने आपको एक काम दिया हुआ है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो मुझे जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की जो मैंने अपर लिमिट आपको बताई है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे विद एग्जाम्पल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।